दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के खंड काव्य के पाठ यथाश्मयी रोचते विश्वम। रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ये पाठ है। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, इसका वाचन कर चुके हैं, इसका भाव, अर्थ, व्याख्या ये विश्लेषित कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। आप हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 12 की वीडियो में उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ से जो प्रश्न है, पाठ आधारित जो प्रश्न है, उनके उत्तरों को इसमें आपको बता रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है? उत्तर है, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से इसलिए की है क्योंकि उन्हें लगता है कि कवि और प्रजापति दोनों ही दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार प्रजापति दुनिया में कभी भी परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 2 है, साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर है, साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। यदि साहित्य में इतनी ताकत होती तो दुनिया में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं होती। लेखक कहते हैं कि कवि अपनी पसंद के अनुसार दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है, जिससे किसी का भी भला नहीं होता, तो ऐसा साहित्य समाज का दर्पण नहीं कहला सकता है। लेखक के अनुसार जब कवियों को समाज का व्यवहार पसंद नहीं आता तो वह उसे बदलने की इच्छा करता है। ऐसी भावना से लिखा गया साहित्य समाज का दर्पण नहीं बन सकता। प्रश्न नंबर 3 है, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने दुर्लभ गुणों को एक ही व्यक्ति में इसलिए दिखलाया ताकि वह दिशाहीन युवक दिशा दिखा सके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में मिलना संभव नहीं है जो सभी दुर्लभ गुणों से परिपूर्ण हो, जबकि कवि अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कथन से लेखक का अभिप्राय है कि साहित्य किसी थके हुए व्यक्ति के लिए विश्राम का काम करता है और साथ ही साथ वह उसे हार न मानने का साहस भी देता है। साहित्य से दिशाहीन व्यक्ति को नई दिशा भी मिलती है और उसका मनोबल भी बढ़ता है। 5वां प्रश्न है, मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, कोई भी साहित्य लिखने वाला एक मनुष्य ही है। सभी कवियों में मनुष्य के गुण होते हैं जो उसके साहित्य में अपनी छाप छोड़ देते हैं। एक लेखक के उसके परिवार के साथ संबंध से उसका साहित्य प्रभावित होता है। लेखक अपने सगे संबंधियों के साथ संबंधों के बारे में तब अपने साहित्य में लिखता है जब वह प्रसन्न या दुखी होता है। यही वजह है जो कवि कहते हैं कि मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने कौन सी सामाजिक भूमिका निभाई? उत्तर है, 15वीं-16वीं सदी हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था। इस युग में हमें बहुत ही उच्च स्तर का साहित्य देखने को मिलता है।
इस युग के कवि बस भक्ति प्रथा आधारित साहित्य नहीं लिखते थे, अपितु उस युग के कवि समाज के सभी खराब तत्वों के बारे में भी लिखते थे। 15वीं-16वीं सदी में हुई रचनाओं को पढ़कर लोग प्रसन्न भी होते थे तथा उन रचनाओं का लक्ष्य समाज के भेदभावों को दूर करना भी था। 15वीं-16वीं शताब्दी के मुख्य कवियों में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, रसखान, नानक, घनानंद, नंददास, रहीम, नरोत्तम दास आदि थे। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे या पढ़ना चाहते हैं वो जानेंगे कि 15वीं-16वीं शताब्दी किस तरह की रही है। हम हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास उस प्लेलिस्ट के कॉलम पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के 5 जन्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? साहित्य का 5 जन्य मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? उत्तर है, समुद्र मंथन के समय एक शंख निकला था जिसका नाम पांचजन्य था तथा वह शंख विष्णु के हाथों में विराजमान हुआ। पांचजन्य शंख की एक खास बात थी कि इसमें एक जगह से फूंक मारने पर 5 अलग अलग जगहों से आवाज़ आती है। लेखक ने पांचजन्य शंख की तुलना साहित्य से की है। लेखक कहते हैं कि साहित्य से व्यक्ति को जीवन में लड़ने का साहस मिलता है और वह साहित्य एक जगह एक संदर्भ के लिए कहा जाता है, लेकिन अनेक संदर्भों को व्याख्यायित करता है, अनेकों के लिए वो प्रभावित करने का काम करता है, तो उसकी तुलना पांचजन्य से की है साहित्य की। अगला प्रश्न है, साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना अत्यंत अनिवार्य है, क्यों और कैसे? उत्तर है, साहित्यकार में सृष्टा और दृष्टा गुण का होना आवश्यक है। सृष्टा से लेखक को नई रचनाओं की प्रेरणा मिलती है तथा दृष्टा से लेखक को समाज के भेदभावों को देखने की क्षमता मिलती है। समाज की समस्याओं को लेखक देखता है और उसको अपनी रचनाओं से प्रभावित करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, कवि पुरोहित के रूप में साहित्यकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुरोहित आम जनता से कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। लेखक ऐसे ही अपने साहित्यों के माध्यम से लोगों को दिशा दिखाता है। लेखक और पुरोहित मिलकर लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएं तो वह लेखक और पुरोहित कहलाने के काबिल नहीं हैं। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से आम लोगों को निर्देश देते हैं, इसलिए कहते हैं कि कवि और पुरोहित एक समान ही हैं, क्योंकि उनका काम आम लोगों को प्रोत्साहन देना है। प्रश्न नंबर 10 है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कह है, कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती, हम उसमें अपनी ज्यों की ज्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। उत्तर, पहले प्रसंग इसका, प्रस्तुत पंक्तियां रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध यथास्मय रोचते विश्वम से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सृष्टि के विषय में अपने विचार व्यक्त करता है। व्याख्या, कवि द्वारा रचित सृष्टि सिर्फ कल्पना नहीं होती है, कवि वही लिखता है जो देखता है तथा समझता है। उसके पात्र पूरी तरह भले ही हमें अपने आसपास दिखाई न दें, परंतु हमें उन पात्रों में ऐसे गुण मिल जाएंगे जो हमें सुख प्रदान करते हैं। ऐसे पात्र जो हमें प्रिय हैं, ऐसी सृष्टि की परछाई कवि की रचनाओं में दिखती है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। भाव यह है कि एक ऐसी रचना है जिससे पाठक ऐसा महसूस करता है मानो यह ऐसे लिखा गया हो जैसे कि यह उसके जीवन के उद्देश्य से लिखा गया हो। वह उनकी समस्याओं के प्रति है और उसमें व्याप्त समाधान उनके जीवन में व्याप्त समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। ख है, प्रजापति
कवि गंभीर यथार्थवादी होता है, ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। उत्तर प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध यथाश्मय रोचते विश्वम से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के गुणों के विषय में बताया गया है। व्याख्या है। लेखक कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले कवि गंभीर यथार्थवादी होते हैं। इस प्रकार के साहित्यकार की विशेषता यह होती है कि वे सत्य को यथावस्था लिखते हैं। वे वर्तमान पर पैर जमाए भविष्य की रचनाएं करते हैं। उनकी रचनाएं सत्य से परे नहीं होती हैं। गय है इसके सामने निरुद्देश कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। उत्तर पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध यथाश्मय रोचते विश्वम से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि साहित्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करता है। व्याख्या है। लेखक साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सदैव मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साहित्य का गौरवशाली इतिहास इस बात का प्रमाण है। हमारे साहित्य में काम, वितृष्णा, व्यक्ति विशेष को अधिक महत्व तथा अहंकार इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि साहित्य के अध्ययन से मनुष्य के अंदर से ये सब ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से अंधेरा। 11वां प्रश्न है। पाठ में प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित जैसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस तरह के 10 शब्दों की सूची बनाएं। उत्तर है। पाठ में प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित जैसे 10 शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे संगठन, संगठित, असल, असलियत, पठ, पठित, चित्र, चित्रित, चल, चलित, लिख, लिखित, आमंत्रण, आमंत्रित, दंड, दंडित, प्रमाण, प्रमाणित, इतिहास, ऐतिहासिक। 12वां प्रश्न है। पाठ में साहित्य के स्वरूप पर आए वाक्यों को छांटकर लिखिए। उत्तर है। पाठ में साहित्य के स्वरूप पर आए वाक्य निम्नलिखित हैं। 1. साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात न उठती। 2 है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। 3 है। साहित्य का पांचजन्य समरभूमि में उदासीनता का राग नहीं सुना। 4 है। साहित्य मानव संबंधों से परे नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क है। कवि की सृष्टि निराधार नहीं होती। उत्तर है। कवि द्वारा रचित सृष्टि सिर्फ कल्पना नहीं होती है। कवि वही लिखता है जो देखता तथा समझता है। उसके पात्र पूरी तरह भले ही हमें अपने आसपास दिखाई नहीं दें, परंतु हमें उन पात्रों में ऐसे गुण मिल जाएंगे जो हमें सुख प्रदान करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। वे पात्र मात्र कविता के नहीं, जीवन के लगते हैं। हमारा अपना जीवन उन पात्रों में दिखाई देता है। ऐसे पात्र जो हमें प्रिय हैं, ऐसी सृष्टि की परछाई कवि की रचनाओं में दिखती है जिसकी हम कल्पना करते हैं। ख है। कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। उत्तर है। लेखक कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले कवि गंभीर यथार्थवादी होते हैं। इस प्रकार के साहित्यकारों की विशेषता यह है कि वे सत्य को यथावस्था लिखते हैं। वे वर्तमान पर जमाए भविष्य की रचनाएं करते हैं। उनकी रचनाएं सत्य से परे नहीं होती हैं। गय है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं। उत्तर। लेखक कहते हैं कि ऐसे साहित्यकार जिनका साहित्य लोगों को गुलाम बना देता है, उन पर धिक्कार है। ऐसे साहित्यकारों को डूब कर मर जाना चाहिए। साहित्यकारों को ऐसे साहित्य की रचना करनी चाहिए जो प्रेरणा प्रदान करे, लोगों को उत्साहित करे, प्रेरित करे, मनुष्य, समाज और राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी निभाए।
तो विद्यार्थियों, ये थी वीडियो यथासमय रोचते विश्वम पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए यथा समय। यदि इस वीडियो को लेकर के या कोई अन्य किसी पाठ को लेके, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के किसी अन्य टॉपिक को लेके आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो या कोई विशेष आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।